हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी आईक्यू बीपीएससी पे। तो जल्दी से सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। आज हम लोग एक बड़े ही इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। क्योंकि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ने, जहां फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने पिछली क्लास में देखा, उस बैटल ने जहां पर मुगल सत्ता की नींव रखी, वहीं पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ने मुगलों से छीनते हुए एम्पायर को फिर से स्थापित कर दिया। और यह स्थापना शायद लॉन्ग टाइम के लिए बना। कहीं ना कहीं इस युद्ध ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट निर्णायक भूमिका निभाई, जिसके कारण भारत में कहा जाता है कि मुगल 1857 तक शासन करते हुए मिले। तो आइए देखते हैं कि इस बैटल की क्या पृष्ठभूमि रही, कैसे हुआ यह बैटल और क्या रहा इसका परिणाम। सबसे पहले यहां पर मैं इस बैटल की बात करूं तो इसका पीडीएफ आप लोग को कहां पे मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बैटल की शुरुआत करते हैं। यहां से शुरुआत बैटल की कुछ ऐसी होती है कि हुमायूं ने सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, हुमायूं जीता। सरहिंद के युद्ध में उसने क्या किया, सूर साम्राज्य के जो रूलर्स थे उन्हें पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। लेकिन अधिकार करने के बाद भी बात बनी नहीं, क्योंकि हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और उसकी लड़खड़ाते हुए डेथ हो गई। हुमायूं 1556 की या 55 की घटना है। हुमायूं दीन पनाह की से अपने लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और कहा जाता है कि इसी समय यह अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था और अचानक इसे नमाज की अजान, शाम के नमाज की अजान सुनाई दी और वो तेजी के साथ सीढ़ियों से उतर रहा था। दीनपरा में उसकी लाइब्रेरी हुआ करती थी और सीढ़ियों से स्कैट कर जाता है हुमायूं और गिरने के बाद वो कोमा में चला जाता है। इस समय अकबर और कहा जाता है बैरम खां, दोनों कहा जाता है पंजाब में किसके, सिकंदर सूर के खिलाफ अभियान पे थे। दिल्ली के लिए खतरा क्या बैठा था, मालवा का क्षेत्र दिल्ली के लिए खतरा, क्योंकि दिल्ली में तेजी के साथ पावरफुल हो रहा था कौन, तो कहा जाता है कि आपका वहां का हेमू या हेमचंद्र जो वहां का सेनापति हुआ करता था, वो काफी पावरफुल हो रहा था। हुमायूं कोमा में चला गया। हुमायूं के कोमा में चले जाने के बाद महाम अंगा ने बड़ी चतुराई से काम किया और महाम अंगा ने क्या किया, यहां पर देखें, इसने झरोखा दर्शन के माध्यम से लोगों के बीच में यह हवा फैलाने की कोशिश की कि हुमायूं अभी मरा नहीं, हुमायूं जिंदा है। हुमायूं के एक हमशक्ल को यहां पर महामंगा प्रतिदिन क्या करती थी, झरोखा दर्शन के लिए, यानी कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खिड़की पे खड़ा कर देती थी और नीचे से पब्लिक उसे देखती थी कि हमारा बादशाह जिंदा है। इसे कहते थे झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन के लिए खड़ा कर देती थी। लेकिन महामंगा ने इस बात का मैसेज क्या किया था, तो कहा जाता है कि अपने घुड़सवार, महामंगा क्या करती है, अपने घुड़सवार रवाना कर चुकी थी कहां के लिए, बैरम खां के लिए। जो बैरम खां कहां बैठा था, पंजाब में बैठा था। तो यहां के लिए अपनी घुड़सवार रवाना कर चुकी थी, क्योंकि महामंगा को मालूम था कि अभी अभी हमारा एम्पायर फिर से स्टेबल हुआ है और कहीं ना कहीं जो आपका मालवा का महमूद लोदी है, उसका सेनापति कहा जाता है हेमचंद्र उर्फ हेमू निकल पड़ा है इस क्षेत्र पर अधिकार करने के उद्देश्य से। कहा जाता है कि यहां पे कहा जाता है कि मोहम्मद आदिल शाह महमूद लोदी तो पहले हार चुका था, लेकिन मोहम्मद आदिल शाह कहा जाता है कि मालवा दरबार में क्या करता है, अपने सेनापति हेमू या हेमचंद्र को अपॉइंट करता है कि आप जाओ और दिल्ली के क्षेत्रों पे अधिकार करो। हेमू जो कहा जाता है जाति से एक बनिया हुआ करता था और इसके लाइफ के बारे में कहा जाता है कि अपनी लाइफ में कुल इसने 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 22 में इसकी जीत हुई थी। हेमू कहा जाता है कि तेजी के साथ अब दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इधर कहा जाता है कि पंजाब में इसी बीच में कहा जाता है कि अकबर और बैरम खां को इस बात की सूचना मिलती है कि हुमायूं की डेथ हो गई है। हेमू आगरा की तरफ बढ़ा और आगरा पर हेमू द्वारा कैप्चर कर लिया गया। हेमू अपनी आर्मी लेकर बढ़ता है और आर्मी लेकर बढ़ते हुए हेमू ने क्या किया, कहा जाता है कि सबसे पहले इसने आगरा और आगरा के बाद दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली की जितनी फैमिली थी महाम अंगा, उन सभी लोगों को लेकर कूच करती है कहां पर, पंजाब की ओर, बैरम खां और अकबर के पास। इधर
हेमू आगे बढ़ा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। हेमू आगे बढ़ते हुए क्या करता है, तो कहा जाता है कि सबसे पहले आगरा में कहा जाता है कि मुगल सूबेदार हुआ करता था कौन, तो इस्कंदर खान उज़्बेक को हराता है। उसके बाद दिल्ली में जाता है, दिल्ली में तारदी बेग बाग और अली कुली खान को भी यहां पे पराजित कर देता है। अब महामंगा और ये तीनों जो मुगल सूबेदार थे, इनको लेकर कहां पर, तो कहा जाता है कि ये पंजाब की ओर निकल पड़ते हैं। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और अपने आप को रूलर अनाउंस कर देता है। हेमू के बारे में याद रखिएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था। भारत में कुल कितने, तो याद रखेंगे, भारत में कुल 17 ऐसे रूलर हुए जिन लोगों ने विक्रमादित्य की, यहां पर विक्रमादित्य की टाइटल ली थी। इसमें से 17वां और अंतिम, याद रखेंगे 17वां एवं अंतिम, यहां पर याद रखिएगा लास्ट अंतिम रूलर कौन था, तो वो था हेमचंद्र उर्फ हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि करता है और दिल्ली पर इसने क्या किया, कैप्चर कर लिया। अब हेमू दिल्ली पे कैप्चर कर चुका था। अकबर यहां पर बैरम खां, ठीक है, और यहां पर बैरम खां, अकबर और सिकंदर सूर, यहां पे देखिए, तो ये दोनों मिलकर कहां पर, पंजाब में आपके किसके कैंपेन में थे, तो कहा जाता है कि ये दोनों आपके पंजाब में सिकंदर सूर के खिलाफ कैंपेन में थे। एक्चुअल में अकबर के हाथों में कुछ नहीं था, एक्चुअल कमान किसके हाथों में थी, बैरम खां के। बैरम खां के हाथों में एक्चुअल कमान थी, बैरम कुछ सब कुछ संभाल रहा था। सिकंदर सूर अभी पूरी तरह से यानी अफगान पराजित नहीं किए जा सके थे, इसीलिए यहां पर ये लोग इसके खिलाफ अभियान में लगे हुए थे। इसी बीच में अकबर, कहा जाता है कि अकबर यहां पर, जैसा कि मैंने बताया कि अब अकबर और बैरम खां, कहा जाता है कि यहां पे सरहिंद पंजाब में ये जैसे सूचना मिलता है कि हुमायूं की डेथ हो चुकी है, तो कहा जाता है कि ये दोनों आपके सरहिंद की ओर बढ़ते हैं। और इसी बीच में कहा जाता है महामंगा और तीनों जो आपके सूबेदार थे, ये सभी कहां पर मिलते हैं, तो कहा जाता है कि पंजाब के सरहिंद में इन तीनों की मुलाकात होती है। पंजाब के सरहिंद में ये तीनों मिलते हैं। यहां पर मिलने के बाद अकबर, कहा जाता है कि यहां पर अकबर काफी नाराज होता है और बैरम खां के साथ साथ कहा जाता है कि अकबर और बैरम खां को छोड़कर बाकी सभी का कहना था कि हमें क्या करना चाहिए, भारत छोड़ देना चाहिए, हमें इंडिया छोड़ देना चाहिए, हम हेमू का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि यहां पर आपका जो बैरम खां था उसने कहा और अकबर, इन दोनों ने कहा कि नहीं, हम हेमू का मुकाबला करेंगे। फाइनली यहां पर कहा जाता है कि मुगल आर्मी यहां से मूव करती है, कहां के लिए, दिल्ली की ओर मूव करती है। और दिल्ली की ओर मुगल आर्मी जब मूव करती है तो कहा जाता है इधर जैसे ही हेमू को पता चला कि मुगल्स आ रहे हैं, तो हेमू भी अपनी आर्मी लेकर निकल पड़ा पानीपत के मैदान के लिए। पानीपत के मैदान में कहा जाता है कि जहां पर मुगल आर्मी को लीड करने का काम कर रहा था कौन, मुगल आर्मी को लीड कर रहा था बैरम खां, दूसरी तरफ हेमू। और कहा जाता है कि यहां पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यहां पर कहा जाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की शुरुआत हो जाती है। कब होता है, तो यह घटना याद रखेंगे 1556 की घटना है। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। लेकिन युद्ध में ऐसा लग रहा था कि हेमू जीत जाएगा, हेमू जीतने ही वाला था युद्ध। लेकिन कहा जाता है अचानक, हेमू हाथी पे बैठकर युद्ध लड़ रहा था, अचानक एक तीर हेमू के आंख में लगी और हेमू अपने हाथी से नीचे गिर पड़ा। हेमू इंजर्ड हो जाता है और हेमू के इंजर्ड होने के बाद कहा जाता है कि उसके आर्मी में यह अफवाह फैल गई कि हेमू मारा गया और उसकी आर्मी भागने लगी। यह दैवी संयोग था कि बैरम खां ने कत्लेआम का आदेश दिया, हेमू की भागती हुई सेना को मार दिया गया और हेमू गिरफ्तार कर लिया गया घायल अवस्था में। हेमू को इंजर्ड पोजीशन में गिरफ्तार करने के बाद कहा जाता है इसे अकबर के सामने यहां पर प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तार हेमू को अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया और अकबर के सामने प्रस्तुत करके बैरम खां यहां पे कहता है कि आपको इसका मर्डर कर देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। लेकिन अकबर अभी बच्चा था, अकबर बच्चा था और अकबर ने उसे मारने से मना कर दिया। तब कहा जाता है कि बैरम खां अपनी तलवार निकालता है और हेमू का सर धड़ से अलग कर देता है और इस तरह से हेमू आपके पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। तो पानीपत के सेकंड बैटल में हेमू मार दिया गया और इसके मारे जाने के बाद कहा जाता है इस तरह से
मुगल्स ने अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः भारत में स्थापित कर लिया था और यह स्थापना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इतिहास के टर्निंग पॉइंट के तौर पे। तो इतिहास में इसे हम टर्निंग पॉइंट के तौर पे देखते हैं, इसलिए देखते हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सत्ता की स्थापना की थी, लेकिन वह मुगल सत्ता शेर शाह सूरी द्वारा फिर से छीन ली गई थी। हुमायूं बड़ी मुश्किल से 1555 में सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर और उसके साथियों को हराकर पुनः मुगल सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन जल्द ही हुमायूं की डेथ हो गई। जनवरी 1556 में हुमायूं मर गया। अब किसी तरह से यहां पे नई सत्ता स्थापित हुई थी और इस युद्ध ने इसलिए निर्णायक भूमिका निभाई क्योंकि अगर यह युद्ध निर्णायक इसलिए हो गया क्योंकि अगर इस युद्ध में मुगलों की हार हो जाती तो शायद भारत में मुगल वंश फिर हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन कहा जाता है कि एक योग्य व्यक्ति, जिसको हम कह सकते हैं बैरम खां, और दूसरा अकबर, कहीं ना कहीं दोनों में वो काबिलियत थी कि उन दोनों ने पुनः मुगल सत्ता को भारत में स्थापित किया और 1556 से हम देखेंगे 1857 तक मुगल सत्ता कंटिन्यू भारत में शासन करती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं यहां पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मेरा मानना है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहीं ना कहीं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का ही एक प्रतिरूप जरूर था, लेकिन मैं मानता हूं कि मुगल सत्ता की भारत में स्थापना, स्थायित्व देने में महत्वपूर्ण भूमिका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की रही थी। तो इस चीज को बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पानीपत का यहां पे बैटल हो जाता है। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि हुमायूं, यहां पर हुमायूं की मरने के बाद, जैसे अकबर के राज्याभिषेक से रिलेटेड पूछा जाता है, कहा जाता है कि जब हुमायूं ने क्या किया था, हुमायूं के मरने की सूचना मिलती है किसको, जब यह सूचना मिली आपके बैरम खां को कहा जाता है। तो बैरम खां ने क्या किया था, तत्काल प्रभाव से कहा जाता है कि पंजाब में एक जगह पड़ती थी, पंजाब में एक जगह हुआ करती थी, जब यहां पर कहा जाता है कि हुमायूं, यहां पर महाम अंगा द्वारा जब मैसेंजर भेजा जाता है यहां पर बैरम खां के पास, तो बैरम खां ने तत्काल प्रभाव से क्या किया था, बैरम खां ने तत्काल प्रभाव से पंजाब, यहां पर याद रखिएगा, पंजाब में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कालानौर। कालानौर, पंजाब के कालानौर में जो पड़ता है, कहां पे, तो नियर गुरदासपुर, याद रखिएगा, गुरदासपुर, गुरदासपुर के पास, गुरदासपुर, नियर गुरदासपुर के पास इसने क्या किया था, यहां पर कहा जाता है कि तत्काल प्रभाव से ईंटों का एक सिंहासन बनाया था। यहां पे ब्रिक्स ईंटों का एक सिंहासन बनाता है और ईंटों का सिंहासन बनाकर यहीं पर अकबर का राज्याभिषेक किया था, अकबर का राज्याभिषेक किया था। इसके बाद से हम सभी जानते हैं कि बैरम खां, यहां से अब अकबर आगे बढ़ता है, तो अकबर आगे बढ़ने के बाद क्या करता है, 1500, अगर अकबर के टाइम पीरियड की अकबर की बात करते हैं तो अकबर पानीपत के मैदान में जीतने के बाद, अगर हम लोग बात करें पानीपत, पानी, यहां पर अगर हम लोग बात करें किसका, पानीपत की बात करते हैं, पानीपत, तो पानीपत में जीतने के बाद कहा जाता है कि अब अकबर 1500, यहां पर याद रखेंगे 1556 से लेकर कब तक, 1560 तक, 1556 से लेकर 1560 तक अकबर किसके नियंत्रण में, तो कहा जाता है कि अकबर अब यहां से बैरम खां के नियंत्रण में, याद रखेंगे किसके नियंत्रण में, बैरम खां, बैरम खान के नियंत्रण में क्या कहा जाता है, यहां से रूल करता है अकबर, इसके संरक्षण में, इसके संरक्षण में अकबर रूल करता है। अब इसी दौरान कहा जाता है कि बैरम खां और अकबर में इतनी दूरियां बढ़ गई, इतने मतभेद बढ़ गए कि फाइनली बैरम खां और इसके बीच क्या होता है, एक बैटल होता है, कब, 1560 में, 1560 में एक बैटल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर मैं अगले पेज पे बता देता हूं, एक बैटल लड़ा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया भी जाता है। तो कहा जाता है इसे दिलवाड़ा, यहां पे याद रखेंगे, इसे बैटल ऑफ यहां पे याद रखिएगा, बैटल ऑफ दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, या इसे क्या कहते हैं, या तिलवाड़ा कहते हैं,
तिलवारा का बैटल होता है, बैटल ऑफ दिलवारा या बैटल ऑफ तिलवारा होता है कब, तो ये होता है 1560 में। 1560 में, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले दो पक्ष थे। एक साइड में कौन था भाई, एक साइड में याद रखेंगे अकबर, यहां पर अकबर था, अकबर, और दूसरे पक्ष में था कौन, तो याद रखेंगे बैरम खां। बैरम खां यहां पे कहा जाता है, बैरम खां यहां पे दूसरे पक्ष में था। दोनों के बीच बैटल हुआ और इस बैटल में कहा जाता है बैरम खां की हार हुई और अकबर जीत जाता है। बैरम खां को गिरफ्तार करके लाया गया कहां पे, अकबर के पास लाया गया और अकबर से पूछा गया कि इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। अकबर, कहा जाता है कि बैरम खां को उस कंडीशन में, चूंकि बैटल से डायरेक्ट पकड़ कर लाया गया था, उसके गंदे फटे कपड़े देखकर कहा जाता है कि अकबर भावुक उठा। सबसे पहले अकबर ने आदेश दिया कि इनके वस्त्र बदले जाए, साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाए, फिर उसे सही करके उसके कोर्ट में लाया गया। अकबर ने, कहा जाता है कि बैरम खां के सामने 3 प्रपोजल रखे थे, इसके सामने 3 प्रस्ताव रखे थे। कहा पहला इसने कि चंदेरी या और कालपी की जागीरदारी ले लो, वहां चले जाओ। दूसरा प्रपोजल रहा दिल्ली का काजी बन जाओ, जो बादशाह का क्या होता था, पर्सनल एडवाइजर हुआ करता था। और तीसरा कहा हज यात्रा पे चले जाओ। बैरम खां स्वाभिमानी व्यक्ति था और बैरम खां यहां से निकल जाता है कहां पे, हज यात्रा पे जाना स्वीकार करता है। और जब बैरम खां यहां से हज यात्रा के लिए निकलता है तो गुजरात, जब उसे गुजरात से निकलना था शिप के थ्रू हज यात्रा के लिए, और जब ये गुजरात पहुंचता है तो बैरम खां की यहां पर हत्या कर दी जाती है। बैरम खां मार दिया जाता है और उसकी पत्नी सलीमा बानो बेगम और उसके लड़के अब्दुल रहीम को, कहा जाता है कि इन विद्रोहियों ने गिरफ्तार कर लिया। अकबर को इस बात की सूचना मिली, अकबर ने आर्मी भेजा और आर्मी भेजकर कहा जाता है कि यहां से बैरम खां की फैमिली को छुड़वाकर आगरा मंगवाता है। अकबर, यहां पर जो आपका, यहां पर बैरम खां की बीडो थी सलीमा बानो बेगम, सलीमा बानो बेगम से इसने क्या किया, निकाह कर लिया और अब्दुल रहीम को अपने पुत्र की टाइटल दी और उसे उसके पिता की उपाधि खान ए खाना से संबोधित किया गया। तो याद रखिएगा बैरम खां का ही लड़का हुआ करता था कौन, अब्दुल रहीम। यहां पे कहा जाता है कि अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये किसका लड़का था, तो याद रखेंगे ये सन ऑफ बैरम खां था, बैरम खां का लड़का था। तो ये बैरम खां की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। साथ साथ महाम अंगा की अगर यहां पर मैं बता दूं, महाम अंगा की बात कर ले तो महाम अंगा भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब बैरम खां का यहां पे पतन हो गया, जब बैरम खां मार दिया गया, बैरम खां का पतन हो गया, उसके बाद से महाम अंगा के टाइम कहा जाता है 1560 से लेकर 1562 तक का जो टाइम पीरियड रहा मुगल वंश में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्दा शासन, पर्दा शासन, या फिर इसे हम लोग पेटीकोट, पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं। पेटीकोट शासन इसी समय चलाया जाता है, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन चलाया जाता है, जिसको लीड करने का काम महामंगा कर रही थी। महामंगा, इसकी लड़की जीजी अंगा, इसका लड़का अधम खां, ठीक है, अकबर की पहली वाइफ रुकैया बेगम, ठीक है, इसके अलावा अकबर की मां, ये सभी इस दल में शामिल थे और 2 साल तक अकबर पूरी तरह से इनके ही प्रभाव में शासन करता हुआ दिखाई देता है। अधम खां की डेथ के बाद महामंगा की डेथ हो जाती है और इसी के साथ अकबर, कहा जाता है, पर्दा शासन से भी मुक्त हो जाता है। तो यहां पर मैंने यह आपको बता दिया सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, साथ साथ मैंने बताया कैसे बैरम खां का पतन हुआ, बैरम खां का यहां पे तिलवाड़ा या दिलवाड़ा का बैटल, तिलवाड़ा या दिलवाड़ा का बैटल याद रखिएगा, ये लड़ा कहां पे गया था, यहां पर इस बैटल के बारे में बता दूं कि यह जो बैटल हुआ था ये प्रेजेंट टाइम के पंजाब में, पंजाब में लड़ा गया था। यहां पर पंजाब में यह बैटल लड़ा गया था, याद रखिएगा पंजाब में यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और इस तरह से बैरम खां का पतन हुआ, फिर महामंगा आई, महामंगा के सामने पर्दा शासन या पेटीकोट शासन या हरम दल का शासन रहा और फिर महाम अंगा के पतन के साथ अब अकबर स्वतंत्र रूप से शासन करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे ही एक और शानदार बैटल और शानदार स्टोरी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद, और सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।